आज का जो सबसे धमाकेदार सवाल है ना वो ये है। धमाकेदार सवाल क्यों है? क्योंकि ये आपको कुछ पुरानी यादें ताजा करवाएगा। बोले कौन सी पुरानी यादें ताजा करवाएगा? आज आपको जान करके साथियों मतलब गूज बम्स आने वाले हैं इस बात को सुनकर के कि क्या वाकई में ऐसा भी होता है क्या, उस टाइप की फीलिंग आएगी। साथियों अपन सबको मालूम है, मैं ये आज का जो सवाल है पहले मैं पढ़ देता हूं, लिखा हुआ है अटलांटिक चार्टर क्या है। अटलांटिक चार्टर एक शब्द के रूप में बताऊं तो केवल इतना है जी कि एक डॉक्यूमेंट है जो दो देशों के बीच साइन किया गया था, 8 बिंदुओं के ऊपर साइन किया गया था। हाल ही में उसका सेकंड वर्जन साइन किया गया है 80 साल बाद, और उसमें 604 शब्द लिखे गए हैं, अगेन 8 पॉइंट लिखे गए हैं, खत्म। अटलांटिक चार्टर क्या है तो मैं इतना बोल सकता हूं, दो देश यूके और यूएस के बीच में साइन हुआ एक ऐसा एग्रीमेंट जो आज से 80 साल पहले साइन किया गया था। अब उसी एग्रीमेंट को दोबारा साइन किया गया है, अटलांटिक चार्टर। उसका नाम हो गया है न्यू अटलांटिक चार्टर। अगर शब्द की व्याख्या करूं तो इतना सा है, इतना सा है। इसका मीनिंग हम केवल इतना निकाल के पढ़ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब इसकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ होगा। दो देश हैं, एग्रीमेंट करते रहते हैं, लेकिन जनाब इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि 80 साल पहले जो घटना हुई थी उसने आज की जो दुनिया आप देख रहे हैं इसका परिदृश्य बदला था। तो मैं न्यू अटलांटिक चार्टर जो हाल ही में 10 जून 2021 को साइन हुआ यूएस और यूके के बीच में, उसके बारे में बात बताऊंगा। पहले ओल्ड अटलांटिक चार्टर जो कि पहला अटलांटिक चार्टर है जिसके ऊपर हस्ताक्षर 11 अगस्त 1941 को हुए थे, पहले उसके बारे में बताऊंगा। साथियों बहुत अल्टीमेट है, इसके बारे में लिखिएगा, आनंद आ जाएगा। तो पहले हम आपको सवाल तक ले चलते हैं और ये बता देते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है, मैंडेट्स क्या होते हैं, पॉलिसीज डेवलपमेंट और उसके साथ साथ इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के सवाल को बहुत बहुत ज्यादा रंगीन कर दीजिएगा, खुद से इसके ऊपर राइट अप लिखिएगा, जितना अच्छा लिख सकते हैं अपनी तरफ से लिखिएगा। अटलांटिक चार्टर पर शुरुआत में कब हस्ताक्षर हुए थे? आंसर है 1941। एक बार समझने का प्रयास करते हैं क्या है ये कहानी, पूरी डिटेल में हम बताते हैं। न्यू अटलांटिक चार्टर, एक कागज आपको यहां दिखाई पड़ रहा है और यहां पर दो महानुभाव आपको धरती के दिखाई पड़ रहे हैं। एक है झबरे बालों वाले बोरिस जॉनसन और दूसरी तरफ है भाई साहब द ग्रैंड ओल्ड मैन बाइडेन बाबा, जो कि यूएस के राष्ट्रपति हैं। इन दोनों ने 10 जून को साथियों यूके के अंदर मिलकर के एक चार्टर साइन किया जिसे न्यू अटलांटिक चार्टर नाम दिया गया है। फिलहाल के लिए तो ये खबर है, और इस हस्ताक्षर को करते समय इन्होंने पुराने दिनों की यादें दोहराई हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के इस पर साइन करते हुए पाए गए हैं, बड़ी बात है। लेकिन ये बात आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएगी जब जरा देखिए कि बढ़िया सा घंटा बंटा सब बजाया गया है कि हां भाई हम बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये बात तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको पुराना अटलांटिक चार्टर नहीं समझ में आएगा। पुराना अटलांटिक चार्टर यहां पर दो लोगों के साथ में आपको दिख रहा है, एक तरफ बैठे हुए हैं रूजवेल्ट और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं चर्चिल। साथियों जरा इसे नीचे से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए रिस्की मीटिंग एट सी दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। जरा इस लाइन को पढ़िए साथियों, इसकी वजह से आपको ये फीलिंग आएगा कि हम क्यों पढ़े इस लाइन को। जरा देखें, ए रिस्की मीटिंग एट सी दैट सेव्ड डेमोक्रेसी, क्या है इस शब्द का मीनिंग? आइए अब मैं आपको बताता हूं। साथियों 11 अगस्त 1941 को दुनिया की सबसे ज्यादा गुप्त कहे जाने वाली एक बैठक हुई। दोबारा से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। 11 अगस्त 1941 को दुनिया की सबसे ज्यादा गुप्त कहे जाने वाली एक बैठक होती है, और वो कहां होती है मेरे प्यारे साथियों? तो वो होती है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड है कनाडा में। कनाडा जहां पर आप लेब्राडोर देखते हैं, वहां पर मेरे प्यारे साथियों एक बैठक होती है इन दो महानुभावों के बीच में। यहां पर एक है तरफ है रूजवेल्ट और एक तरफ है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल है मेरे प्यारे साथियों यूके के प्रधानमंत्री, और रूजवेल्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति। इन दोनों के बीच एक बैठक होती है। दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि कोई बैठक हो रही है। आप पूछेंगे सर मीटिंग्स तो होती रहती है, फिर ये मीटिंग इतनी चर्चित क्यों रही? कारण है साथियों, क्योंकि इसके पीछे की कहानी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समय पर गौर दें, मैंने बार बार बोला है 11 अगस्त 1941, जरा समय पर गौर दें तो आपको पता चलेगा 1941 वो दिन था जिस दिन मेरे प्यारे साथियों 1941 वो साल था जिस साल वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अगर आप समय को थोड़ा और गहराई से देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि वर्ल्ड वॉर का टाइम फ्रेम अगर पहचानते हैं तो आप पहचान जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में चला था, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जाना गया था। अगर आपको यह भी याद हो तो वर्ल्ड वॉर 2 कोई आसान लड़ाई नहीं थी। ये इतनी खतरनाक लड़ाई थी कि एक तरफ थे धुरी राष्ट्र और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में बैठा हुआ था जर्मनी, जर्मनी के साथ जापान और इटली। जर्मनी को लीड कर रहा था हिटलर, जो अपनी नाजीवादी ताकतों के लिए जाना जाता था। इतना प्रभावी नेतृत्व और इतनी ताकत कि उसने ब्रिटेन को झुकने पर मजबूर कर दिया। हालत यह कि जिन ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर के हिटलर के खिलाफ यानी जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोला था 1941 तक, यानी 2 साल के अंदर ब्रिटेन की हालत खराब हो गई। यह हालत हो गई कि वो युद्ध के अंदर खड़े होने की स्थिति में नहीं बचा। उसे समझ में आ चुका था कि जो ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता, जिस ब्रिटेन के बारे में यह कहा जाता है कि सूरज जहां से उगता है वो क्षेत्र भी ब्रिटेन के पास है, और जहां सूरज डूबता है वो क्षेत्र भी ब्रिटेन के पास है। अब उस ब्रिटेन को समझ में आ चुका था
कि हिटलर के आगे ज्यादा नहीं टिकेगी और हमें हारना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विंस्टन चर्चिल भागते हैं, कनाडा को एक न्यूट्रल ग्राउंड के रूप में चुना जाता है, वहां पर जगह चुनी जाती है न्यू फाउंडलैंड और उस स्थान पर रूजवेल्ट को बुलाया जाता है और रूजवेल्ट जो है उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये दोनों मिलते हैं और ये गुप्त रूप से बैठक होती है। दुनिया के मीडिया, दुनिया के सारे खोजी पत्रकार और दुनिया के जितने भी स्पाई एजेंट हैं ये सोचते रह जाते हैं कि दो राष्ट्राध्यक्ष अचानक गायब कहां हो गए। लोग समझने लगते हैं कि शायद ये कहीं कोई हिटलर की चाल तो नहीं, कुछ बहुत भयानक तो नहीं हो गया है। लेकिन साथियों, अचानक 14 अगस्त को 1941 के अंदर यूएस की तरफ से विंस्टन चर्चिल और ये दोनों बाहर निकल के आते हैं और ये अनाउंस करते हैं, क्या अनाउंस करते हैं? अनाउंस करते हैं कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। दोबारा सुन लीजिएगा, क्या है ये बात, बहुत महत्वपूर्ण और जबरदस्त बात मेरे प्यारे साथियों, कि अमेरिका ने कहा कि हम अब वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका 1941 में शामिल हुआ था। 14 अगस्त 1941 को ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई। कुछ जगह अखबारों में लिखा आता है 11 अगस्त 1941 को घोषणा की गई। वास्तविकता यह है कि 11 से 14 के बीच ही अटलांटिक चार्टर साइन हो रहा था। कुछ लोग 11 को लिखते हैं, कुछ 14 को लिखते हैं। दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम अमेरिका की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। अब बड़ा सवाल यह था कि अमेरिका का युद्ध में शामिल होना कितनी बड़ी बात हो सकती है। सर जरा ये बताएं साथियों, अमेरिका का युद्ध में शामिल होना ये बहुत बड़ी बात इसलिए हो सकती है क्योंकि इस युद्ध के दौरान जो फाइनेंसर था पूरे दुनिया का वो अमेरिका ही था। 1939 से 41 के बीच में जब युद्ध लड़ रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस अपने आप में लड़ाई लड़ रहे थे, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, जापान के साथ, तो जो पैसा दे रहा था पीछे से वो अमेरिका था। अमेरिका अभी तक एक व्यापारी की भूमिका में था और अमेरिका ने यह निर्धारित कर रखा था कि मैं केवल इनको फंड दूंगा जो आज वो करता है, दुनिया को लड़ाऊंगा, खुद नहीं लड़ूंगा। लेकिन अमेरिका को मनाया कैसे विंस्टन चर्चिल ने? क्या कह के मनाया कि भाई एक बात बताओ, तुम यार युद्ध में आ जाओ, हम तुम्हें युद्ध में इनवाइट करने आए हैं, तुम पैसा मत दो हमें, हम लड़ लड़ के थक चुके हैं, हम हार जाएंगे। हमारा जो इतने दिन से बना हुआ एक पूरा हवा है कि हम इतने बड़े वाले हैं कि हम जहां से हम जहां हमारा शासन है वो कभी सूरज नहीं डूबता। कृपया करके आपसे माननीय नम्र निवेदन है कि आप युद्ध में हमारी तरफ से युद्ध लड़ने आ जाइए। बिल्कुल महाभारत वाला दृश्य था, जिस प्रकार से कौरव भगवान श्री कृष्ण को अपनी तरफ करने के लिए गए थे, बिल्कुल वैसे ही विंस्टन चर्चिल यहां पर किसको लेने चला गया? रूजवेल्ट को लेने चला गया कि आप युद्ध में आ जाइए। विंस्टन चर्चिल के साथ रूजवेल्ट की यह बैठक हुई, लेकिन रूजवेल्ट ने उस समय एक जबरदस्त काम किया। जबरदस्त काम उसने जो किया, शायद उसी की परिणति है कि आज हम आजाद हैं। आज शायद उसी की परिणति है कि यूएन की स्थापना हुई। शायद उसी की परिणति है कि आज पूरी दुनिया पर नाजीवाद नहीं है। अमेरिका महापावर क्यों बना, उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है ये कहानी, क्योंकि रूजवेल्ट ने कहा कि मैं युद्ध में तो पार्टिसिपेट कर लूंगा, लेकिन ब्रिटेन वालों तुमको अपनी सारी सरकारें हटानी पड़ेंगी। इस दुनिया में से तुम अपने बारे में जो शब्द कहते हो कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, अपने आप के ऊपर से इस टैग को वापस लेना होगा। तुम्हें यह कहना होगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। अब तुम ये कहोगे कि अगला ताकतवर कंट्री अमेरिका होगा, अमेरिका के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी, तुम्हारा नेतृत्व ब्रिटेन नहीं अब अमेरिका करेगा। अगर इस चीज के लिए तैयार हो तो हम युद्ध के आने के लिए तैयार हैं। और सुन लीजिए, इस पूरी दुनिया पे तुम्हारे जहां जहां भी साम्राज्य वो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। 8 प्रकार की शर्तें रखी गई, उसे ही अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन वालों ने इसे अपनी जीत समझा। क्यों जीत समझा? क्योंकि ब्रिटेन के साथ जुड़ चुका था अमेरिका। अगर चाहता तो ये जर्मनी के साथ भी जुड़ सकता था। ये अमेरिका जुड़ चुका था ब्रिटेन के साथ, यानी कि ब्रिटेन की लाज बचने वाली थी। यही कारण है कि विदिन 7 ईयर ब्रिटेन ने जितने भी देश जिन पर भी उसका कब्जा था उन सबको आजाद कर दिया था। ब्रिटेन की हालत इतनी भी नहीं रह गई थी कि वो सैनिकों को तनख्वाह दे सके। अब वो अमेरिका से लोन लेकर के ही दुनिया को तनख्वाह दे रहा था। हमारी देश की आजादी कहीं ना कहीं इस अटलांटिक चार्टर पर भी छुपी हुई है। इस बात को जरा सोच करके चलिएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिया गया और वो ये था कि जिस प्रकार से समुद्री व्यापार के ऊपर ब्रिटेन वालों और फ्रांस वालों तुमने समुद्री व्यापार पर एक अधिकार कर रखा है, दुनिया के अंदर कोई और व्यापार कर नहीं सकता ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, तुम्हें वो पूरी तरह से फ्री करना पड़ेगा। यानी कि दुनिया के अंदर व्यापार अब मुक्त व्यापार होगा, लेजर्स फेरी होगा। याद करिए, कभी नेपोलियन ये लाइन बोला करता था कि लेजर्स फेरी होगा, मुक्त व्यापार होगा, जिसके डर से ब्रिटिशर्स कांपा करते थे नेपोलियन से कि कहीं गलती से दुनिया में मुक्त व्यापार का शिगुफा चल गया तो हम अमीरी कैसी बचाएंगे अपनी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये जो निर्णय लिया गया, ये दो दुनिया को बदलने वाले निर्णय थे। और कहते हैं कि दो ही निर्णय थे जिनके कारण इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक संगठन की स्थापना 1945 के अंदर हुई, जिसे जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते हैं, जो बाद में 1995 में चलकर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदला। यानी कहने का अर्थ यह हुआ साथियों कि जीएटीटी की स्थापना कहीं ना कहीं इस अटलांटिक चार्टर में छिपी हुई थी, जो आज विश्व व्यापार संगठन के रूप में जाना जाता है। दुनिया के अंदर से ब्रिटेन के प्रभुत्व की खत्म होने की जो कहानी है वो इसी चार्टर में लिखी गई थी। दुनिया के अंदर एक यूनाइटेड नेशन प्रकार का लीग बनेगा, यानी कि लीग ऑफ नेशन जैसा कुछ बनेगा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होगी। ऐसा भी कुछ इस यूएन चार्टर में था कि हम सब लोग मिलकर के रहेंगे और यह आश्वस्त करेंगे कि इस दुनिया के अंदर व्यापार को और दुनिया में किसी को कोई भी दबाएगा नहीं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना के भी बीच इसी अटलांटिक चार्टर में थे। तो जरा सोच के देखिए कितनी जबरदस्त
जबरदस्त बात थी 1941 का ये अटलांटिक चार्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथियों, उस समय का अटलांटिक चार्टर 1941 के अंदर पूरी दुनिया को बदलने वाले रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो दुश्मन राष्ट्र थे, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था, जिसमें इटली, जापान और जर्मनी थे, उनको हराने वाला रहा, इनको हराने वाला रहा। और एक तरफ जो विजित राष्ट्र बाद में बने वो कौन? जर्मनी थे, उनको हराने वाला रहा, इनको हराने वाला रहा। और एक तरफ जो विजित राष्ट्र बाद में बने वो कौन कौन से थे? तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएस और यूएसएसआर, ये वो राष्ट्र थे जो कि उस समय अलाइड पावर कहलाए थे, जिन्होंने मिलकर के यूनाइटेड चार्टर को अपना लिया था, अटलांटिक चार्टर को अपना लिया था। डन हो गई बात? फिर आप सवाल पूछेंगे, सर अब वर्ल्ड वॉर तो बचा नहीं, जब वर्ल्ड वॉर नहीं बचा तो गुरुजी ये बताओ अब फिर से अटलांटिक चार्टर पर क्यों साइन हुआ है? क्या ये समझाने की आवश्यकता है कि अटलांटिक चार्टर पर क्यों साइन हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया के अंदर फिर से वो परिस्थितियां बनने लगी हैं जिनके चलते हुए एक दुनिया के अंदर फिर से पावर सेंटर क्रिएट होने लगा है? देखिए, अमेरिका के अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन एक अच्छाई भी रही, और वो ये है कि जब से अमेरिका पावरफुल हुआ है तब से किसी देश के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से किसी ने कब्जा नहीं किया है। देश की आजादी, दुनिया की आजादी 1945 से लेकर के 1950 के बीच में दुनिया के अधिकांश देश आजाद कर दिए गए। दुनिया के ऊपर, दुनिया के किसी भी देश के ऊपर किसी का राज नहीं चला। अगर आप इस बात को पकड़ कर चलते हैं तो अमेरिका की इस बात की सराहना तो करना बनता है। अमेरिका फिर से पावर बैक कर रहा है। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका का प्रभुत्व, वैश्विक वर्चस्व कम हुआ था, क्योंकि अमेरिका वैश्विक वर्चस्व के मामले में दुनिया के देशों के साथ में वो साझा समझौते नहीं कर पाया जो बाइडेन करने निकले हैं। याद करिए, 10 जून को इन्होंने ये वाला साइन किया है, 11 से 13 जून को G7 की बैठक करी है, 14 जून को इन्होंने मेरे प्यारे साथियों नाटो की बैठक करी है, 15 जून को यूरोपियन यूनियन के साथ बैठक है, 16 जून को आज पुतिन के साथ बैठक है। जरा सोच के देखिए, बाइडेन ने दुनिया के कितने प्रभुत्वशाली संगठनों को एक ही वीक में निपटा दिया। एक ही हफ्ते में बाइडेन एक बार बाहर निकला और 7 दिन के अंदर अंदर उसने दुनिया के सारे महत्वपूर्ण संगठन निपटा दिए, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और नाटो हो। नाटो से याद आया कि 14 जून को नाटो की बैठक हुई है, लेकिन अटलांटिक चार्टर में यूनाइटेड स्टेट्स ने यूके से कहलवा लिया कि बेटा सुनो, तुम्हारे साथ चार्टर साइन कर रहे हैं दोबारा, लेकिन याद रखना इस चार्टर का मतलब यह है कि शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन जब तक दुनिया के अंदर परमाणु हथियार है तब तक नाटो का अस्तित्व बना रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वो संगठन था जो विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बना। इसकी भी एक कहानी है, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि 14 जून को नाटो की बैठक हो चुकी है। जरा जल्दी से इसको भी खत्म करिए और सुनते चलिए। यहां तक बात समझ में आ गई? तो न्यू अटलांटिक चार्टर के बारे में पहले इतनी सी लाइन बोलकर खत्म करता हूं कि न्यू अटलांटिक चार्टर फिर से साइन हुआ है, और इस बार यूके के पास तो प्रभुत्व नहीं है, लेकिन यूके के साथ मिलकर के इस बार कस्में खाई हैं बाइडेन ने। और क्या कस्में खाई हैं? कि दुनिया के पास अब नए प्रकार के चैलेंजेस आ चुके हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। याद करिए, अभी अमेरिका ने कुछ ही दिन पहले अपने यहां इमरजेंसी का सामना किया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक साइबर हमला हुआ, जिसके चलते उसे इमरजेंसी लगानी पड़ी, क्योंकि वहां पर तेल पाइपलाइन से तेल जाना बंद हो गया था। याद है, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हमें साइबर चैलेंजेस से लड़ना होगा, दूसरा जलवायु परिवर्तन से लड़ना होगा, और तीसरा इस पेंडेमिक के दौरान जो बीमारियां फैल रही हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अगर आप साइबर अटैक की बात करते हैं तो आप रशिया को टारगेट कर रहे हैं, जब आप बीमारी की बात करते हैं तो आप चाइना को टारगेट कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो फिर से आप चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो यानी कि हमें इन्हें टारगेट करके काम करना होगा। न्यू अटलांटिक चार्टर 604 शब्दों में लिखा गया है, 8 इस बार भी मुद्दे निकाले गए हैं, उनमें से 3 ही प्रमुख मुद्दे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। बड़ा सवाल बनता है, बड़ा सवाल यह बनता है, जितने भी साथी लाइव है, कहानी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, लेकिन शेयर करने में अगर आप शेयर कर देंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट मुझे आएगा। सेशन को शेयर करना मत भूलिए। कई बार आप इतने ज्यादा मुग्ध हो जाते हैं कि बस सुनते रहिए, सेशन शेयर करने की क्या आवश्यकता है, क्या पता कहानी बीच में से ना छूट जाए। कहानी बरकरार रहेगी, लेकिन कृपया करके सेशन शेयर कर दीजिए, ताकि जो आप लोगों तक रिसर्च करके मैं लाता हूं वो भी पहुंचाने में मैं कामयाब हो जाऊं। साथियों, अगला मुद्दा क्या बना? फिर मुद्दा यह बना कि विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1945 के अंदर विश्व युद्ध समाप्त हुआ। विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए भी जिम्मेदार अमेरिका ही था, क्योंकि अमेरिका जापान की बढ़ती हुई ताकत से परेशान था, और अमेरिका के साथ में अगर आप देखें तो युद्ध में उस समय सोवियत यूनियन भी जुड़ा हुआ था। यानी ये सब लोग एक साथ मिलकर के इन्हें हराने लगे हुए थे, जर्मनी, इटली और जापान को हराने लगे हुए थे। साथियों, जापान इतना ताकतवर हो गया था, एक तरफ जर्मनी ने नाक में दम कर रखा था, इन देशों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, और दूसरी तरफ जापान इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इसने चाइना के ऊपर अधिकार, थाईलैंड, पूरा की पूरा साउथ ईस्ट एशिया, उसको कब्जे में करते करते अपने म्यांमार को क्रॉस करके आ गया। यूं समझिए कि इंडिया आने ही वाला था। ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा था भाई, जापान कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इत्तू सा देश था भाई साहब, लेकिन आपे से बाहर चल रहा था। इसको निपटाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपने द्वारा बनाई हुई एक जादू की पुड़िया बाहर निकाली, और वो जादू की पुड़िया दुनिया पहली बार देख रही थी, जिसे आप परमाणु बम कहते हैं। लिटिल मैन और फैट बॉय नाम से मेरे प्यारे साथियों एक बम थे, 2 परमाणु बम थे, जिन परमाणु बमों को जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने गिरा दिया, और जापान को इतनी बुरी तबाही मचाई कि जापान समझ नहीं पाया कि ये कौन सा बम था भाई, आज तक देखा ही नहीं। जापान इस परिस्थिति को समझ नहीं पाया, और जहां जहां उसकी सेना थी वो दौड़ दौड़ कर वापस जाने लगी। लाखों की संख्या में जापान के लोग मारे गए, अमेरिका का प्रभुत्व दुनिया पर कायम हो गया। परमाणु बम उसके बाद दोबारा उपयोग में नहीं आया, पहली बार उपयोग में आया था वो भी अमेरिका के द्वारा। इस बात को देख
करके सोवियत यूनियन को बहुत बुरा लगा। सोवियत यूनियन ने कहा कि यार तुम हमारे साथ साथ युद्ध में पार्टिसिपेट किए हो और हमें नहीं बता रहे हो कि बम बना लिया है तुमने। इस बात को लेकर के इन दोनों में तनातनी हो गई। बोले देखो 1945 में इसने बम फोड़ा, सोवियत यूनियन ने कहा कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुमने बम बनाए, हमसे कहते रहे कि बम नहीं बनाना है, बम नहीं बनाना है, खुद ने बम बना लिया, हम तुमसे नाराज हैं। ये नाराजगी मेरे प्यारे साथियों युद्ध समाप्त होने के बाद तक चलती रही और यही कहलाई शीत युद्ध। ये क्या कहलाई? कोल्ड वॉर। 1945 से लेकर के 1991 के बीच में दुनिया ने एक युद्ध देखा जिसे शीत युद्ध कहते हैं, जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर के बीच के संबंध खट्टे होते रहे। ये दोनों एक दूसरे को अलग अलग मंचों पर नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे। इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स को लगा कि अगर अब तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो हम दोनों के बीच होगा। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने इन चंगू मंगुओं को बुलाया और कहा कि इधर चले आओ, इधर चल के आओ बेटा, हमारे पास आओ। बोले हाँ। बोले सुनो, तुम अगर ज्यादा चिंदो पांच करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भी गिरा दूंगा। बोले क्या? बोले बम। बोले क्या किया जाए? बोले चुपचाप मेरे साथ लाइन में खड़े हो जाओ और तुरंत सुन लो फटाफट, तुमको मैंने पैसे दे रखे हैं, सब मेरे साथ खड़े हो जाओ और मैं एक संगठन बनाने जा रहा हूं। चाइना उस समय न्यूट्रल हो गया। चाइना ने कहा गुरुजी हम तो अभी पार्टिसिपेट ही किए थे युद्ध में, हमें ज्यादा अनुभव नहीं है। बोले तू यहां से, तेरे को कौन पूछ रहा है, तू गरीब है। उस समय गरीब था ही। तो इन दो को बुलाया गया और इनके साथ में यूरोप के और देशों को बुलाया गया और एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप नाटो कहते हैं। 1949 में इसकी संकल्पना आई। साथियों आज भी ये नाटो एग्जिस्ट करता है। इसमें 30 सदस्य हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया लेटेस्ट सदस्य है। 14 जून को इसकी हाल ही में बैठक भी हुई है। कहां पर हुई है? ब्रसेल्स में हुई है, क्योंकि इसका मुख्यालय ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है वहां पर इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसकी बैठक हुई है। अर्थात अमेरिका आज भी नाटो को बरकरार रखना चाहता है और न्यू अटलांटिक चार्टर में उसने ये लाइन बोली है कि जब तक दुनिया में परमाणु हथियार है, क्योंकि डर क्या है कि कल को यदि ये फोड़ दिया तो सोवियत यूनियन तो बचा नहीं। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, रशिया प्लस 15 देश में, 14 देश में, कुल 15 देश निकले। बोले ऐसी स्थिति में तो बोले जब तक नाटो रहेगा जब तक परमाणु बम है। और सुन लो अमेरिका ब्रिटेन वालों, तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा, इसकी कसमें खाओ। तो अभी हुआ क्या है? न्यू अटलांटिक चार्टर में ये कसमें खाई गई हैं जो अभी साइन हुआ है। क्या कसमें खाई गई हैं? जब तक परमाणु बम है नाटो का अस्तित्व बना रहेगा। तो नाटो का अस्तित्व बना रहेगा, नंबर एक। नंबर दूसरा कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से निपटना है और तीसरा मेरे प्यारे साथियों साइबर सिक्योरिटी पर कार्य करना है। ये 8 में से 4 प्रमुख बिंदु हैं जो मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आप सभी साथियों को न्यू अटलांटिक चार्टर का एक अलग ही प्रारूप समझ में आया होगा। अगर आगे हो तो सेशन शेयर करने में इतनी कंजूसी काय कर रहे हो यार, जल्दी से सेशन शेयर करो। ऐसे गिराए थे इसने बम भाई साहब, समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। और ये नाजियों का झंडा हुआ करता था, हिटलर का जो झंडा था जो बुलंद हुआ करता था, उसको गिराने का काम किसने किया? इसी अटलांटिक चार्टर ने किया। ये अगस्त 1941 में साइन हुआ चार्टर था। इसमें जो बातें कही गई थी वो सारी लिखित अवस्था में आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल बेफिक्र होकर के पढ़ते रहिए। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। नया चार्टर साइन हुआ है, 604 शब्दों का है, 8 पॉइंट है, ये याद रख लीजिएगा। आपको मैंने कुल मिलाकर के सारी बातें बता दी हैं। द न्यू अटलांटिक चार्टर 10 जून 2021 को साइन हो चुका है। 8 पॉइंट के साथ 604 शब्दों का, ये तथ्य याद रख सकते हैं। क्लियर? नाटो के बारे में इन्होंने कह दिया है। मजा आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, मजा आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, है ना? क्लियर हो गया साथियों? हाँ भाई, आशीष सोनी हेड्स ऑफ दे रहे हैं हमको, क्या बात है, जबरदस्त साथियों।